नाज़रीन वेलकम बैक। जैसा कि आप सुन चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट के 5 मेंबर बेंच ने अब से थोड़ी देर पहले अपना फैसला सुना दिया कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशंस के ऊपर। खुद नोटिस था, सुबह मोटो नोटिस था जो संडे को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने लिया था। ये तो आम बहस हो रही थी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को अनकॉन्स्टिट्यूशनल या गलत या मायूब करार देगी, लेकिन शायद वो इलेक्शंस की पॉसिबिलिटीज़ को जिंदा रखेगी। फिर हमने देखा कि कैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी ये पोजीशन ली कि बहुत जल्दी इलेक्शन नहीं करा सकते, उन्हें भी बुलाया गया सुप्रीम कोर्ट के सामने। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को इनवैलिड और अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने उसके बाद होने वाले तमाम इकदाम को इनवैलिड गैर कानूनी करार दे दिया। इसका मतलब है कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को जो समरी भेजी थी असेंबलीज को डिसॉल्व और तहलील करने की, वो चीज़ भी खत्म हो गई। वफाकी काबीना जो खत्म हो चुकी थी वो भी खत्म हो गई, और कैबिनेट डिवीजन ने जो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को डी नोटिफाई किया था वो चीज़ भी खत्म हो गई, और जो इलेक्शन के हवाले से सूरह मशवरे का प्रोसेस शुरू हुआ था वो भी खत्म हो गया। यूं एक मैजिकल तरीके से सूरत हाल वहीं खड़ी हो गई है जैसे एक टाइम मशीन में, जहां पर चीज़ का इख्तिताम हुआ था संडे की दोपहर को। सुप्रीम कोर्ट ने उसी सूरत हाल और स्टेटस को बहाल कर दिया और साथ ही हुक्म दिया कि स्पीकर इजलास बुलाएं 9 अप्रैल को। कल क्यों नहीं बुलाया गया ये हम क्लियर नहीं है, क्योंकि अब 9 अप्रैल को बुलाया गया। ये भी हुक्म दिया गया कि ये इजलास जब तक अदम एहतमाद की तहरीक निपटा ना ली जाए, इस इजलास को गैर मुइना मुद्दत के लिए मुलतवी नहीं किया जा सकता। अब इसकी इम्प्लीकेशंस क्या है? एक इसका कानूनी पहलू है, कानूनी पहलू से कहीं ज़्यादा बढ़ के अब इसके हवाले से एक पॉलिटिकल डिस्कशन शुरू होगी कि इसके बाद आने वाले स्टेप्स क्या होंगे। क्या प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कल रिज़ाइन कर देंगे, या प्राइम मिनिस्टर इमरान खान चाहेंगे कि वो वहाँ पर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के बाद रिज़ाइन करें, और उसके बाद तहरीक इंसाफ की लाहे अमल क्या होगा? क्या तहरीक इंसाफ के बहुत से मेंबरान, ये सारी जमात जो है वो रिज़ाइन कर देगी और कोशिश करेगी कि एक बाई इलेक्शंस की तरफ सूरत हाल को ले जाया जाए? ये चंद अहम इशूज़ हैं जिस पे हम ओपिनियन लेते हैं अपने पैनल का जो मुख्तसर डिस्कशन है। सादी, आप इसमें कुछ ऐड करेंगे? बिल्कुल, आपने डॉक्टर साहब सही कहा कि इस पे अब पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस की तरफ ऑब्वियसली हमें बात करनी चाहिए, और मुझे ये लगता है जैसे आपने जिक्र भी किया कि हो सकता है कि कल वज़ीर आज़म साहब और पूरे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने एमएनएज़ हैं वो इस्तीफ़े देने को प्रेफर करें। आपको याद होगा कि ये बार बार कहा गया वज़ीर आज़म साहब ने कि जी सरप्राइज़ दूंगा, मैं इस्तीफ़ा तो नहीं दूंगा। लेकिन अब जब तहरीक अदम एतमाद बहाल हो गई है, सैटरडे को उस पर वोटिंग होनी है, 10 बजे का सुबह टाइम रख लिया गया है, तो हो सकता है उस दिन या फिर कल के दिन वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो इस्तीफ़ों का ऐलान कर दें, क्योंकि अब तो हर चीज़ वापस 3 अप्रैल की तारीख पे चली गई है जिस दिन वोटिंग होनी ही होनी थी। अगर नहीं होता तो फिर सैटरडे को ऑब्वियसली मेजॉरिटी तो अपोजिशन के पास है, और उस सूरत में अगर तहरीक इंसाफ और वज़ीर आज़म साहब तमाम मेंबरान समेत रिज़ाइन कर देते हैं तो फिर विद इन 60 डेज उस पर इलेक्शन होंगे। इस सूरत हाल पे भी अपोजिशन का जवाब आप पहले सुन चुके होंगे, उन्होंने कहा था करते हैं तो करते हैं, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम तो ज़िमनी इलेक्शंस करवा लेंगे। तो अगेन बात इलेक्शन कमीशन पे चली गई कि वो फिर इतने ज़िमनी इलेक्शंस के लिए। अब इसका पॉलिटिकल पहलू भी ले लेते हैं। जनाब इरशाद अहमद आरिफ साहब जो कि ग्रुप एडिटर हैं रोज़नामा 92 के, पाकिस्तान की सियासत पर बड़ी गहरी नज़र, उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू ले लेते हैं। बैरिस्टर अहमद तनसौदा भी हमारे साथ हैं, यासीन आज़ाद साहब जो हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के एक्स प्रेसिडेंट भी हमारे साथ हैं। ज़रा क्विकली इरशाद आरिफ साहब, अब आगे इसकी पॉलिटिकल राह क्या आप देखते हैं, आगे किस किस्म की सियासत जन्म लेगी? देखें, इस तफसीली फ़ैसले से तमाम रास्ते बंद कर दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ने अपने फ़ैसले में। जो एक सरप्राइज़ की बात होती थी या कि कोई और कार्ड इस्तेमाल करने की, मेरा ख़्याल है अब रास्ता बंद कर दिया है कि आप इजलास होना है, आदमी एतमाद की तहरीक पेश होनी है, उसको आपने फेस करना है और उसके नतायज जो होंगे उसके नतीजे में एक नई गवर्नमेंट बननी है। ये भी वाज़े कर दिया है कि जी वज़ीर आज़म का इंतखाब होगा और वज़ीर आज़म हल्फ उठाएँगे। तो बज़ाहिर ये लगता है जो अक्सरियत शो कर चुकी है अपोजिशन के, अब मियाँ शहबाज शरीफ साहब के वज़ीर आज़म बनने के रास्ते में कोई हायल नहीं रही रुकावट, और वो हो जाएगा। इमरान खान साहब के पास ये इस्तीफ़ों का ऑप्शन है, लेकिन मेरा ख़्याल ये है कि अगर वो इस्तीफ़ों की तरफ जाते हैं और अपोजिशन अरकान को ये यकीन दहानी कराती है कि अगले 6 महीने हुकूमत कायम रहेगी और आपकी मेंबरशिप भी कायम रहेगी, कम अज़ कम इससे ज़्यादा भी हो सकती है, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब ने तो कल 1.5 साल की बात कर दी है। तो उसके बाद हो सकता है कि पार्लिमानी पार्टी जो पीटीआई की है उसके कई और अरकान, मज़ीद अरकान जो हैं वो इस्तीफ़े से बचने के लिए, कि उनको इस्तीफ़े ना देना पड़े, वो बगावत करें। और इस्तीफ़ों की ऑप्शन अगर खान साहब ने इस्तेमाल की तो उतनी तादाद में इस्तीफ़े नहीं आएंगे जितनी तादाद में उनके पास इस वक्त मेंबर मौजूद हैं, मेरा ये ख़्याल है। क्योंकि एक एमएनए के लिए कबल अज़ वक्त इस्तीफ़ा देना, असम्बली छोड़ना जो है वो बड़ा मुश्किल होता है।
जबकि उसको ये भी अब लालच होगी कि दूसरी गवर्नमेंट से मराद। लेकिन इरशाद अहमद साहब, हम तो सुनते रहे पीएमएलएन के लीडरान से कि ये जो इतनी बड़ी असेंबली होगी, देखिए ना उसमें प्रॉब्लम ये है कि तहरीक इंसाफ के पास तो अपने ही 155 लोग थे एक ही पार्टी के, और फिर ये भी हुकूमत बैसाखियों पर थी, ये इसको कहते थे क्रचेस पे है। लेकिन यहाँ तो ये है कि पीएमएलएन के पास अपने लोग इस असेंबली में सिर्फ 84 हैं, पीपल्स पार्टी के पास 56 है, मिलके 130 बनते हैं, 140 बनते हैं। उसके बाद इसमें मौलाना और 2-3 जमातों के मिलकर 15 हैं, फिर एमक्यूएम को आप डालते हैं 7 उनके हैं, तो 172 तक 6-7 जमातें इसकी हो जाती हैं। इस किस्म की हुकूमत को पीएमएलएन, नवाज शरीफ साहब बहरहाल एक बहुत जहांदीदा सियासतदान है, बहुत देर तक वो नहीं चलाना चाहेंगे, वो इसको 2-3 महीने से ज्यादा नहीं चलाना चाहते थे। आपका ख्याल है कि ये ज्यादा देर चलेगी? यासीन आजाद साहब का पर्सपेक्टिव ले लेते हैं। नहीं सर, गुजारिश है जब आपको बहुत गहरा देखते हैं यासीन आजाद साहब, आपको वही सब सिर्फ जब इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि हम 6 महीने 7 महीने तक इलेक्शन नहीं करा सकते, तो फिर तो मजबूरी है ना कुछ अर्सा चलाना हुकूमत को। उस सूरत में उनको मिल जाएंगे 5-6 महीने मिल जाएंगे, उसके बाद वो इलेक्शन का ऐलान कर देंगे। वैसे अभी आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने यह भी कहा है कि 90 दिन के अंदर अंदर हम पाबंद हैं इलेक्शन कराने के, और डिलिमिटेशंस के हवाले से भी वो कह रहे थे कि हुकूमत को हमने कोई 16 के करीब खत लिखे हैं, तो डिले हुकूमत के एंड पे हुआ है, हमारे एंड पे नहीं हुआ है। अब देखते हैं जी, वो हुकूमत ने कहा था कि डिजिटल करनी है। exactly. यासीन आजाद साहब, आपका पाकिस्तान की सियासत में भी बड़ी गहरी नज़र है, और आप इसका नंबर कॉम्बिनेशन भी देख रहे हैं जो नेशनल असम्बली मारज़ वजूद में आएगी। शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे, कोई बिलाशुबा इसमें कोई रुकावट नहीं होगी, लेकिन उसके बाद किस किस्म की हुकूमत बनेगी, और आप क्या समझते हैं कि कितनी देर तक ये कोalition हुकूमत जिसमें 6-7 जमातें होंगी अपने आप को आगे चलाना चाहेगी? 3 महीने, 4 महीने, ज़ाहिर है फिर इंटरम सेटअप आएगा 2 महीने का, आप कैसे देखते हैं यासीन आजाद साहब? सर, सबसे पहले आपके प्रोग्राम के हवाले से मैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को वेलकम करता हूं और मुबारकबाद देता हूं कि एक तारीख साथ फैसला दे के पाकिस्तान के अवाम को आइनी बहरान से बचाया उन्होंने। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि ज़ाहिर है कि जो अब हुकूमत आएगी वो एक मखलूत हुकूमत आएगी, जिसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ जो आज अपोजिशन में हैं वो उस हुकूमत के अंदर शामिल होंगे। मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि बजट पास होने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने 7 महीने, चूँकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपनी मजबूरी बता दी कि वो अक्टूबर 2022 तक इलेक्शन नहीं करा सकते, और मैं ये समझता हूँ कि आज के फैसले में इलेक्शन कमीशन का जो पॉइंट ऑफ व्यू था उसको बड़ी अहमियत दी गई, और लामाला एक आइनी बहरान हो जाता अगर कोई और जजमेंट आता। तो ऐसी सूरत में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ज़ाहिर है कि खुद 6 या 7 महीने का टाइम मांग रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि 5-6 महीने के अंदर अगर इलेक्शन हो जाएं 6 महीने के अंदर, और फ्रेश इलेक्शन हो जाएं और तमाम लोग फ्रेश मैंडेट लेकर आएँ, तो कम से कम जो पाकिस्तान के मसाइल हैं या प्रॉब्लम्स हैं इनको हल करने में मदद मिलेगी। लेकिन अब ये डिपेंड करता है जो अपोजिशन है हमारी, वो बैठ के तौर पे क्या फैसला करते हैं। समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो एक अपनी प्रोफेशनल ओपिनियन दी है, यासीन आजाद साहब, आप ये समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपनी जो तकनीकी, टेक्निकल और प्रोफेशनल असेसमेंट दी है, उसका भी आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले उससे भी मुतासर हुआ? मैं तो ये कह रहा हूँ कि मैं चूँकि 5:30 तक वहाँ रहा, उस वक्त की सूरत कुछ अदरवाइज थी। बाद में जब मैंने ये देखा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को बुलाया गया, पहले सेक्रेटरी को बुलाया गया, फिर कमिश्नर को बुलाया गया, उन्होंने आके अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया और उन्होंने क्लियर अल्फाज में कहा कि अक्टूबर 2022 तक हम इलेक्शन कराने की पोजीशन में नहीं है। अब अगर उसके बाद भी अगर आप ज़िद करते कोई फ़ैसला दे देते तो पाकिस्तान के अंदर एक आइनी बहरान होता, चूँकि असम्बली अगर आप कहते कि डिज़ाल्व जो की गई है वो सही है तो 90 दिन के अंदर आपको इलेक्शन कराने थे। 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने के लिए आपको बाकी चारों सूबाई हुकूमतों को भी तोड़ना था, सिस्टम को आगे बढ़ाना था। चूँकि आप जनरल इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं, अब एक टाइम पीरियड कम है, तो आप पंजाब की जो सूरत हाल है इस वक्त, वहाँ कोई चीफ मिनिस्टर नहीं है, असम्बली को अगर तोड़ने की कोशिश करते नहीं तोड़ सकते थे, चूँकि चीफ मिनिस्टर अपनी एडवाइस देने की पोजीशन में वहाँ कोई था नहीं। अगर पीटीआई की गवर्नमेंट वाकई से संजीदा थी इस मामले में
तो KPK में उन्होंने जो है ना वहाँ की हुकूमत को डिज़ाल्व क्यों नहीं किया, असेंबली को क्यों नहीं डिज़ाल्व किया? इसका मतलब है कि हुकूमत को ये पता था कि जो कुछ हम कर रहे हैं, अगर हम उस हुकूमत को असेंबली को तोड़ देंगे तो उसका असर हम पे पड़ेगा। और जिस तरह इस प्रोग्राम के हवाले से अभी हमारे एक दोस्त ने कहा कि अगर आप ऐसी सूरत हाल कर देते तो ऐसी सूरत हाल में अब जो पोजीशन है, PTI की मेजॉरिटी मेंबर पहले अपोजिशन की तरफ भाग रही थी। अगर लोगों को ये पता चलता है कि बाकी पीरियड भी पार्लियामेंट के अंदर जो टाइम पीरियड है वो पूरा होगा, तो कोई भी MNA जो है ना इमरान खान के कहने पे इस्तीफ़ा नहीं देगा। पंजाब के एक्स लॉ मिनिस्टर और इंटीरियर मिनिस्टर जनाब राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ हैं। यासीन आज़ाद साहब मेरे साथ ही रहिए। राना सनाउल्लाह साहब ने हमें ज्वाइन किया। राना सनाउल्लाह साहब, सबसे पहले तो आपकी जो जद्दोजहद थी और जो आपकी पॉलिटिकल कैंपेन और स्ट्रेटजी थी उस पर मुबारकबाद आपको पेश करते हैं। फिर हमें ये बताइए, समझाइए कि प्राइम मिनिस्टर तो शहबाज शरीफ साहब ज़ाहिर बन जाएंगे, कोई रुकावट नहीं होगी, लेकिन क्या इस्तदलाल है कितने माह तक PMLN इस हुकूमत को चलाना चाहेगी? आप इसके सबसे बड़ी पार्टी हैं, 84 आपके पास बंदे हैं, सेकंड PPP है, 6-7 जमातें मिलकर ये असेंबली ये बनाएंगी हुकूमत, तो कितनी देर तक इसको चलाना चाहेंगे? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, हमारी ये जदोजहद जो है वो इस हद तक थी और इस मकसद के लिए थी कि एक गैर आईनी इक़दाम हुआ है और उस गैर आईनी इक़दाम को ख़त्म होना चाहिए, और वो लोग जो अपने ज़ाती मुफाद और सियासी मुफाद को पेश नज़र रखे ना आइन की परवाह करें ना कानून की परवाह करें, उनकी हौसला शिकनी होनी चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो मकसद जो है वो पूरा हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो बड़ा वाज़ेह फैसला दे दिया। अब आ जाएं आप कि हुकूमत जो है, देखिए आपके इल्म में है कि हमारा ये मुतालबा पिछले 2 साल से है और हम इसके ऊपर पूरा जोर दे रहे हैं कि इलेक्शन जो है वो फ्रेश होने चाहिए, फ्रेश मैंडेट होना चाहिए, ये हुकूमत ख़त्म होनी चाहिए और फ्री और फेयर इलेक्शन होना चाहिए। तो इसलिए हमारा तो कतन यानी जो मुतहदा पोजीशन है उसमें PMLN का स्टांस जो है वो ये रहा है कि हमें अदम एतमाद की तहरीक के कामयाबी के बाद फौरन जो है वो इलेक्शन में आना जाना चाहिए। बल्कि हमारा तो ये भी मौक़िफ़ रहा है कि हमें जो है ये बजट भी नहीं देना चाहिए, बजट भी केयर अच्छा और उसके बाद जो है वो नई गवर्नमेंट आए। अब जो सूरत आज सामने आई है और जो प्रेसिडेंट ने खत लिखा और इलेक्शन कमीशन ने कह दिया है कि जी हम 7 माह जो है वो 6 माह से पहले 6 माह या 7 माह से पहले हम अक्टूबर से, वो कह रहे हैं अक्टूबर से पहले नहीं करा सकते जी। तो फिर अब वो तो मजबूरी होगी और उसके अलावा मेरा नहीं ख्याल कि PMLN तो एक दिन भी आगे नहीं जाएगी और बाकी जो हमारे इत्तेहादी हैं, मुतहदा अपोजिशन है, हमारी भरपूर कोशिश होगी कि हम उनको इस बात के ऊपर कायल करें कि इलेक्शन कमीशन के तकाज़ों को पूरा करते हुए जो भी टाइम अक्टूबर का बनता है, सितंबर का बनता है, दिसंबर का बनता है, हमें उसके मुताबिक जो है इलेक्शन के लिए जाना चाहिए। राना सनाउल्लाह साहब, बड़े असूली मौक़िफ़ आपने लिया, वही मौक़िफ़ जो इससे पहले PMLN की लीडरशिप ले चुकी है कि हम इसको ज़्यादा देर नहीं चलाना चाहेंगे इतनी बड़ी कोalition हुकूमत को। लेकिन राना साहब थोड़ी सी ये वजाहत कर दीजिए कि फिर अगर पहले था कि जून जुलाई तक चलाएंगे, तो अब अगर आप 4 महीने हुकूमत चलाएंगे यानी अप्रैल मई जून जुलाई और फिर अगस्त में अगर आप हुकूमत ख़त्म कर देते हैं तो फिर 2 महीने की इंटरम सेटअप आएगी ना अक्टूबर के लिए, यानी अगस्त सितंबर का इंटरम सेटअप आ जाएगा, अक्टूबर में इलेक्शन हो जाएंगे। तो हम ये समझ सकते हैं कि आप जुलाई के आखिर तक हुकूमत चलाना चाहेंगे? यानी यही बात कि जिस दिन इलेक्शन कमीशन ये कहे कि वो तैयार है, क्योंकि ये इलेक्शन जो है ये इलेक्शन सिर्फ हमारी राय ये नहीं है, सबकी ये राय है कि ये बड़े फ्री फेयर और जो है वो इस तरह के होने चाहिए कि तमाम लोग जो है वो इसके नताइज को तस्लीम करें। तो इस चीज़ के पेश नज़र इलेक्शन कमीशन जैसे ही तैयार हो, हमें फौरी तौर पे जो है वो
केयर टेकर सेटअप जो है उसको ले आना चाहिए। डॉक्टर साहब एक सिर्फ सवाल, फिर सादिया अफजाल साहिबा भी आपसे सवाल पूछना चाह रही है। एक बहुत ये भी कहा गया है कि हम तो तहरीक इंसाफ के ऊपर बहुत से मुकदमे बनाएंगे, शायद कोई हिस्सा ही नहीं लेने देंगे इलेक्शन के अंदर, गिरफ्तारियां कर लेंगे 5-6 लोगों की। तो आप तो ये फरमा रहे हैं कि हम चाहेंगे कि फ्री फेयर हो, उसके नताइज पर सब लोग जो है एतमाद कर सकें। तो अगर इस तरह से आपने प्रोसेस शुरू कर दिया तो फिर तो वही चीज़ हो जाएगी जो पहले उन्होंने किया था। नहीं, हम बिल्कुल ऐसा नहीं करेंगे। अच्छा, लेकिन वो चीजें जो ये करते रहे हैं 3.5 साल, और जिस तरह से ये प्रोपेगेंडा करते रहे 3.5-4 साल, और उसमें वो अमल जो कि इंक्वायरी स्टेज पे होता है, तो वो चीजें तो देखें, वो हम ना भी चाहेंगे तो वो चीजें सामने आनी शुरू हो जानी। सही, तो वो चीजें तो सामने आनी चाहिए, लेकिन मैं नहीं समझता कि हमें जो है वो इस तरह जाना चाहिए कि हम इनको इलेक्शन में हिस्सा लेने से रोके, बहुत खूब, या इनके खिलाफ कोई इस किस्म की सूरत हाल बनाए, फिर वो इलेक्शन का रिजल्ट जो है वो मुतनाज़ा हो जाएगा। बहुत सही, बहुत जबरदस्त। जनाब जी, राना साहब एक सवाल कि अगर कल वजीर आजम और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम एमएनएस अगर इस्तीफे की तरफ जाते हैं, इस वोटिंग डे से पहले इस्तीफे देते हैं, गो के ख्याल ये भी है कि मे भी बहुत सारे मेंबरान जो हैं वो इस्तीफे देने के हक में ना हो, बट अगर ऐसा वो कोई इकदाम उठाते हैं तो फिर जाहिर है मामला ज़िमनी इलेक्शंस की तरफ चला जाएगा, बाई इलेक्शंस की तरफ चला जाएगा। ऐसी सूरत हाल में क्या सियासी चीज़ें किस तरीके से अनफोल्ड होती देख रहे हैं आप, और ये इलेक्शन कमीशन के लिए 60 डेज के अंदर इलेक्शन कराना कितना बड़ा चैलेंज होगा? आपने खुद कहा कि आप तो ये भी चाहते थे कि केयर टेकर गवर्नमेंट जो है वो बजट पेश करे, बजट भी आने वाला है, वो भी किसी ने जाहिर पेश करना है। देखिए, इसमें दो सूरतें हैं। एक तो ये है कि अगर जो है वो 172 से कम लोग इस्तीफा देते हैं, ठीक है, और 172 का नंबर जो है वो हाउस में मौजूद रहता है, तो फिर हाउस तो फंक्शनल है। हाउस अपना नया लीडर इलेक्ट कर सकता है, हाउस जो है वो अपना मामला को चला सकता है। ठीक, और ऐसी सूरत में अगर कोई 50, 60 या 100 आदमी इस्तीफा दे देता है तो ठीक है, उसको जो है वो प्रोसेस कर दिया जाएगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि बाई इलेक्शन में जाने की बजाय हमें इलेक्शन कमीशन के साथ ये मामला करना होगा कि वो इलेक्शन कमीशन जो है वो 7 माह की बजाय वो 5 माह में अपनी तैयारी कर ले। तो हम तो बिल्कुल इस हक में हैं कि इलेक्शन जो है वो होने चाहिए, लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन ने लिख के दिया है अपना सुप्रीम कोर्ट को कि जी हम फिलहाल इस काबिल नहीं है और हम इस काबिल इतने अरसे में होंगे, तो वो अरसा जो है वो हमें देना चाहिए। उसके बगैर तो फिर इलेक्शन जो है उसका जो है वो निकाब जो है बाई इलेक्शन की बजाय आप चाहेंगे। राणा साहब आपकी जो खुद एहतमादी है, राणा साहब आपकी जो खुद एहतमादी बड़ी इंप्रेसिव है पीएमएलएन के, लेकिन बाकी सब लोग तो समझते थे कि शायद इतनी तैयारी नहीं होगी पीएमएलएन की, लेकिन आप जिस एहतमाद का मुजाहरा कर रहे हैं, आप तो इस तरह से कह रहे हैं कि कल को करवाएं इलेक्शन, 3 महीने में कराएं, हम तो जो है उसके लिए भी तैयार हैं। तो ये आप सारी पार्टी के बिहाफ पे बोल रहे हैं, ये जाती खुद एहतमादी? देखिए, जाती तौर पे भी एतमाद है। हम तो उस दिन भी जिस दिन इन्होंने एक ऐसे मुकदमे में पकड़ के मुझे बंद किया 15 किलोग्राम उस दिन भी एक हाथ से उठाने उस दिन भी मायूसी नहीं हुई। लेकिन क्योंकि मैं पार्टी पंजाब का सदर हूँ और पीएमएलएन का जो मेन पावर बेस जो है वो पंजाब ही है, तो मैं पंजाब में ऐसे हालात देख रहा हूँ कि हम इंशाअल्लाह ताला जो है वो स्वीप करेंगे पंजाब में, और हमारी 100+ सीट्स होगी कौमी असेंबली में पंजाब से। आपने ये भी कहा कि अगर जी आपने राणा साहब ये भी कहा कि अगर ये लोग बहुत बड़ी तादाद में इस्तीफा दे देते हैं, जैसे कि लगता है कि 135 अरकान जो हैं वो शायद इमरान खान के साथ हैं, 20-25 उनका साथ छोड़ चुके हैं 155 में से, तो 135 लोग भी अगर इस्तीफा दे दें तो आप नहीं कहेंगे कि बाई इलेक्शन हो, आप चाहेंगे कि हेड ऑन इनको लिया जाए और एक बड़ा इंतखाब हो। यही मुझे आपकी बात से समझ आया। देखिए, तो मामला ये है कि अगले जो यानी हम अगर जिस तरह से आपने कैलकुलेट किया कि हम चाहते हैं कि 4 माह बाद जो है वो अगर इलेक्शन कमीशन कहे कि जी ठीक है हम रेडी है, तो 4 माह बाद केयर टेकर सेटअप आ जाए। ये उस 4 माह में चलो कोई 1 महीने की कमी कर लेंगे। और आपको पता है कि जब केयर टेकर सेटअप आ जाता है या इलेक्शन जो है वो अनाउंस हो जाता है, तो उससे 120 दिन पहले अगर कोई इलेक्शन हो रहा हो तो वो फिर इलेक्शन नहीं होता, वो जनरल इलेक्शन में चला जाता है। यानी मिसाल के तौर पे अगर ज़िमनी इलेक्शन की कोई डेट अनाउंस हो भी जाती है
और मीन टाइम वो मरहला आ जाता है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, तो वो फिर जिंदगी इलेक्शन जो है वो जनरल इलेक्शन के साथ चला गया। राणा साहब मेरे साथ रहिए माशाल्लाह, मतलब वी आर लकी कि राणा साहब ले रहे हैं वफाक में शेख रशीद साहब की जगह ले रहे हैं फिर राणा साहब। राणा साहब आप शेख रशीद की जगह ले रहे हैं, वजीर दाखिला बनना चाहेंगे? वो दरअसल क्योंकि शेख रशीद साहब की वही नोक-झोंक चलती रहती है वो जरदारी साहब जो है ना वो नाइट मोड में मुझे कहते हैं कि जी ये 15 किलो जो है ना आपके ऊपर पड़ी है, मुझे कहते हैं कि हम जो है ना वो मुकदमा बार है। वो कहते मेरे ऊपर भी मंशियात का मुकदमा बना था, आपके ऊपर भी बना। तो वो कहते हैं कि आपने 5-5 किलो करके 3 लोगों का सर ये तो खैर आपकी बड़ी हिम्मत है कि आपने एक हाथ से 3 पे डाल दी। खाली 15 किलोग्राम नहीं था, आपने एक हाथ से कार के पीछे मुड़ के पिछली सीट से एक हाथ से ही 15 किलोग्राम का लिफाफा उठाया था। वो वैसे इंटरेस्टिंग बात बड़ा कमाल, 3 लोगों पे डाली 5-5 किलो, 3 नाम सोच लिए राणा साहब। वो कौन? राणा साहब देखिए वो जरदारी साहब जो है वो ये भी वो बताते हैं, वो कहते हैं कि 15 किलो की भी वही सजा है, यानी कैपिटल पनिशमेंट है, और 5 किलो की भी वही है। वो इसलिए जो है ना 5-5 किलो आप 3 के ऊपर करने एक चलिए देखते हैं आप 3 लोगों के नाम चुनते हैं। चूंकि साथ हैं इरशाद आरिफ साहब, हमारे रोजनामा 92 के ग्रुप एडिटर हैं, अखबार के एडिटर हैं। इरशाद आरिफ साहब, राणा सनाउल्लाह साहब हमारे साथ हैं, अगर आप कोई सवाल पूछना चाहें तो प्लीज। हाँ राणा साहब ये फरमाएं कि अगर महीने बाद, 2 महीने बाद, 4 महीने बाद अब असम्बली डिज़ाल्व होती है तो मेरे ख्याल 60 दिन के लिए 60 दिन का होगा पीरियड या 90 दिन का होगा, क्योंकि 60 दिन तो होते हैं जब कंप्लीट करे अपनी टर्म। चूँकि आप कानूनी माहिर भी हैं तो ये 90 दिन में इलेक्शन हो गया या 60 में? ये 90 दिन होगा, क्योंकि जब अगर तो असेंबली अपना टेन्योर पूरा करे तो फिर 60 दिन है, और अगर टेन्योर पूरा ना करे तो फिर जो है वो 90 दिन है। राणा साहब आपने कहा कि 90 दिन, इसका मतलब है कि अगर हुकूमत 30 जून तक अपने आप को मुकम्मल करती है, चूंकि आप तो यानी कॉन्फिडेंस भी है आपका कि 100 सीटें निकाल सकते हैं नेशनल असेंबली की पंजाब से, तो फिर तो और 90 दिन के उसके बाद होना है इंटरिम सेटअप, तो फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर इंटरिम सेटअप होकर अक्टूबर में इंतखाबात हो सकते हैं पाकिस्तान में। जी बिल्कुल, जो हमारे यानी जो हमारे इत्तेहादी हैं, जो मुतहदा अपोजिशन है, वो बैठ के, तो मेरा ख्याल है कि सबसे पहला काम यही होगा कि जो गवर्नमेंट फॉर्म होती है वो इलेक्शन कमीशन के साथ बैठे और बैठ के इस बात का जायजा ले कि कितनी जल्दी इलेक्शन हो सकते हैं और बेहतर से बेहतर फ्री फेयर जो है उसके क्या तकाजे हैं, तो उसके मुताबिक जो है मैं समझता हूँ ये सितंबर में हो, अक्टूबर में हो, नवंबर में हो, इससे ज्यादा आगे जाना नहीं चाहिए। ये बहुत ही जबरदस्त पर्सपेक्टिव है, बहुत ही क्लैरिटी इसमें है। जी राणा सनाउल्लाह साहब से सवाल पूछें। राणा सनाउल्लाह साहब पंजाब के एक्स लॉ मिनिस्टर हमारे साथ हैं। ऐसा डॉक्टर दानिश आप सवाल पूछ सकते हैं राणा सनाउल्लाह साहब से। नहीं, मैं राणा सनाउल्लाह साहब को सवाल तो नहीं पूछूंगा, मैं राणा सनाउल्लाह साहब को आज मुबारकबाद दूंगा, पूरी कौम को मुबारकबाद दूंगा। सबसे अहम बात यह है कि आज सुप्रीम कोर्ट ने एक मुत्तफ़िक़ा आईनी शानदार तारीखी फैसला दिया है और उन्होंने आज नजरिए ज़रूरत को दफन कर दिया है। और आज जो आपके 92 चैनल से माशाल्लाह जो बहुत सारे प्रोग्राम्स हो रहे थे और उसमें बहुत अहम तरीन कानूनी नुकात को उठाया गया था, और वो तमाम कानूनी नुकात जो आप लोगों ने उठाया, उन तमाम कानूनी नुकात को जिसको डिस्कस किया गया, बताया गया, अल्हम्दुलिल्लाह सुप्रीम कोर्ट ने उसी लाइन पर एक्शन लिया और आज जो है वो एक तारीखी जो है वो दिन है। अब जहाँ तक सवाल था जो वहाँ पे आप डिस्कस कर रहे थे कि इसके बाद यकीनन कितने लोग हैं और क्या है, पाकिस्तान की तारीख में ज्यादातर इत्तेहादी हुकूमत रही है और इनके पास। सवाल पूछिए, राणा सनाउल्लाह साहब हमारे साथ है, सवाल पूछिए। राणा सनाउल्लाह से मैं सवाल क्या पूछूं? मैं तो राणा सनाउल्लाह सवाल पूछिए राणा सनाउल्लाह साहब। मेरा ख्याल है मैं राणा सनाउल्लाह साहब से सवाल करने के बजाय उनसे सिर्फ यही कहूंगा कि आप लोगों को बहुत मुबारक हो कि आप लोगों ने एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस से बड़े तहम्मुल से, बड़ी सियासी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया।
आप लोगों ने बहुत तहम्मुल के साथ और सियासी तदब्बुर के साथ और आईनी और जमहूरी चीजों को सामने रखते हुए आप लोगों ने जद्दोजहद की और आज उसका फल पूरी कौम को जो है वो एक तस्दीद, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा दिन है। मुझे उम्मीद है कि आपको इसकी बहुत खुशी होगी। यही सवाल कर लेता हूँ। जी राना सनाउल्लाह साहब, मैं भी इसमें ऐड करूंगा। फवाद चौधरी का भी बयान भी आया है कि जी इस्तीफों पे अभी फिलहाल हम गौर नहीं कर रहे। राना साहब वो कह रहे हैं हमारे पास अभी बहुत सारे कार्ड्स और भी वो तो चले। राना साहब, सबसे जो इसमें मैं समझता हूं कि आपको जो लोग सुन रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान के तूल और अर्ज में, पाकिस्तान से बाहर काउंटलेस थाउजेंड्स, बहुत लोग आपको सुन रहे हैं इस वक्त, हजारों लोग, वो इस चीज से बहुत मुतासर हो रहे होंगे कि आपके लबो लहजे में किसी किस्म का कोई रिएक्शन नहीं है, कोई रिएक्टिविटी नहीं है, क्योंकि आपने तो पर्सनली तौर पर भी बड़ा सफर किया। आपके खिलाफ जो मुकदमा था मंशियात का, जिसकी सजा मौत है, और वो था भी बड़ा अजीबोगरीब किस्म का 15 किलोग्राम वाला, जैसे कि अभी उसका जिक्र हो चुका है। लेकिन आपको ये एहतमाद है कि आप, और लोगों को ये भी खदशा था, जैसे कि आपके ऑपोजिशन कह रही थी हुक्मरान जमात, कि शायद इलेक्शन नहीं करवाना चाहेंगे, इलेक्शन से दौड़ रहे, लेकिन आप कतई तौर पर इलेक्शन से दौड़ नहीं रहे, आप तो फौरी तौर पर इलेक्शन के लिए तैयार हैं। तो ये एक बड़ी पॉजिटिव आपने खबर सुनाई है कि इलेक्शन जो है, हुकूमत बजट बना के हुकूमत खत्म हो सकती है और हम इलेक्शन की तरफ जा सकते हैं। राना साहब जी बिल्कुल, क्योंकि इससे पहले जब मुतहदा अपोजिशन की जो टॉप लीडरशिप है उसकी मीटिंग होती रही है और मैं भी उनमें मौजूद रहा हूँ, तो हमारा तो वहाँ पे यही चांस या मौक़िफ़ होता था कि हमें अदब एतबार की तहरीक के फौरन बाद जो है वो इलेक्शन में जाना चाहिए। लेकिन वहाँ पे कुछ जमातों का और ख़ास तौर पर पीपल्स पार्टी मौक़िफ़ रहा है कि जी हमें इलेक्शन को फ्री और फेयर बनाने के लिए इस्लाहात करनी चाहिए और इलेक्शन कमीशन जो है उसको एम्पावर करना चाहिए, तो फिर हमें जो है वो उस तरफ जाना चाहिए। तो अब उनकी बात जो है वो जो खत का जवाब दिया है प्रेसिडेंट को इलेक्शन कमीशन ने और जो सुप्रीम कोर्ट ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है, तो अब उससे भी उसको तजवीज़ मिलती है। तो फिर ये तो करना पड़ेगा कि इलेक्शन कमीशन को एम्पावर किया जाए, इलेक्शन कमीशन को जो है वो तैयारी के लिए जो है वो वक्त दिया जाए, और इलेक्शन कमीशन ने जिस तरह से 7 माह की बात की है, अल्लाह करे कि वो इस 7 माह को भी कर्टेल करें, 6 पे आ जाए, 5 पे आ जाए, और उसके बाद जो है वो इलेक्शन हो। क्योंकि मुल्क को इन हालात से निकालने के लिए वही गवर्नमेंट जिसके पास फ्रेश मैंडेट हो और जिसके पास टाइम हो, तो वही जो है वो मुल्क को सर्व कर सकती है। 2-4 महीने या इलेक्शन ईयर की हुकूमत जो है, भले वो पिछले 4 साल से आ रही हो, वो कोई जो है वो बुनियादी तौर पे कोई बेहतर तब्दीली नहीं ला सकती। अच्छा राना साहब, ये तो बहुत थोड़ा सा ये रहनुमाई कर दीजिए, जैसा कि आपने खुद भी इशारा किया कि आपकी अपनी जमात की इस वक्त असेंबली के अंदर सिर्फ 84 सीटें हैं, पीपल्स पार्टी की 56 हैं, मिला के 140 बनती हैं, मौलाना के सपोर्टर्स 15 हैं, फिर उसके बाद 7 MMQ है, तो फिर ये है कि 172 के लिए भी तकरीबन 6-7 जमातों का कॉम्बिनेशन चाहिए। तो इसमें डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी? ये तो बिल्कुल क्लियर है कि शहबाज शरीफ साहब चीफ प्राइम मिनिस्टर होंगे, लेकिन फॉरेन मिनिस्टर कौन होंगे, प्रेसिडेंट कौन होंगे, इस पे कोई इत्तफाक राय हुआ है? ये एक जो है वो फार्मूला जो है वो तय हुआ है, और उसमें जो है वो एक तो ये है कि कैबिनेट का नंबर जो है वो छोटा रखा जाएगा। ठीक है यासीन आजाद साहब, मैं वापस उस तरफ आना चाहूंगा। आप एक बहुत ही दिलचस्प चीज़ की तरफ इशारा कर रहे थे, जो बात नामुकम्मल रह गई और उसको हम समझ भी नहीं सके, लेकिन मेरे जहन में वो खड़क रही है कि आपने कहा कि अगर तहरीक इंसाफ सीरियस होती किसी चीज़ में तो फिर ये खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत को गिरा देते। सर उसकी क्या अहमियत थी यासीन आजाद साहब, अगर ये गिरा देते ना गिराते? देखें, असम्बली तो फिर भी बहाल होना था। इमरान खान साहब ने इतनी जल्दबाजी की कि ख़ुद तो वज़ीर आज़म रह गए, लेकिन पूरी कैबिनेट अपनी को डिज़ाल्व कर दिया। मैं सिर्फ ये जिस चीज़ की तरफ निशानदेही कर रहा था वो इसलिए निशानदेही कर रहा था कि आपने कौमी असम्बली को तो तोड़ दिया, चूँकि आपको ये अंदाज़ा था कि आप हुकूमत आपकी जा रही है और मरकज़ में दूसरी लोग जो हैं वो हुकूमत में आ जाएंगे। तो मैं ये चाह रहा था कि अगर उनका जहाँ अपना चारा चलता था KPK में, तो अगर वो वाकई सिंसियर होते तो कह सकते थे कि मैं फ्रंटियर की गवर्नमेंट को भी, चीफ मिनिस्टर को कह सकते थे एडवाइस भेजें, और गवर्नर ने असम्बली तोड़ देनी थी। आज वो केस भी जो है ना वहाँ जाता। आज आपने देखा होगा कि पंजाब के मामले में जब भी सुप्रीम कोर्ट से बात करने की कोशिश की गई, फ़र्क का मतलब यह है कि उस सूबे की हद तक आइनी बहरान पैदा होता है, उस सूबे की हद तक।
एक आईनी बहरान पैदा होता कि वह असेंबली जो है टूट गई, अब उसका चूँकि वो कंप्लीट असेंबली डिज़ाल्व हो जाती तो उस सूबे में फिर इलेक्शन आपके लिए मस्ट हो जाता। जो आपने नहीं किया वो तो आपने चांस मिस कर दिया। अब सिंपल अगर मेरा कहने का मकसद ये है कि मैं सोच अच्छा, ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है, जरा मुझे कह रहे थे जी मैं बड़ा जबरदस्त ये पॉइंट है, मैं इसीलिए मेरे ज़हन में ये बात खड़क रही थी। बैरिस्टर अहमद पंसोता अगर हमारे साथ हैं जी सर जी बैरिस्टर अहमद पंसोता, आज़ाद साहब का ये कहना है, यासीन साहब का ये कहना है, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, उनका कहना है कि अगर इमरान खान की हिकमत अमली स्ट्रेटजी हिम्मत होती तो खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली अगर ये तोड़ देते तो एक ऐसा आईनी कॉन्स्टिट्यूशनल बहरान पैदा हो जाता जिसमें कौम मुल्क को इलेक्शन की तरफ जाना पड़ता। व्हाट्स योर रिएक्शन टू दैट? आई एम श्योर जी यासीन आज़ाद साहब बिल्कुल उसको बेहतर एक्सप्लेन कर सकते हैं, बट मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि जिस बहरान की तरफ वो जिक्र कर रहे हैं वो बहरान बेसिकली यही है कि ऑफ कोर्स असेंबली डिसॉल्व हो जाती तो वहीं इलेक्शंस में डल जाते और इलेक्शंस का जो अमल है वहाँ पर एक मतलब बेसिकली कि वो उस तरफ उनको डाइवर्ट कर देते। बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई डोंट नो कि हाउ वाज दैट बेनिफिशियल फॉर पीटीआई। मेरी एटलीस्ट मैं अभी तक समझ नहीं सका, यासीन साहब उसको बेहतर एक्सप्लेन कर सकते हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक तो इट वुड हैव बीन अ बैड मूव कि वहाँ डिसॉल्व करके वहाँ भी इलेक्शन हार जाते। मासे तौर पर 135-40 लोगों का रिज़ाइन करना भी ख़तरनाक हो सकता है, बिकॉज ये क्या गारंटी है कि सब लोग रिज़ाइन करना भी चाहें, और ये क्या गारंटी है कि वो वापस इलेक्ट होकर आ भी पाएंगे? मेरी अपना इस पर व्यू ये है, मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो ऑप्शन जिनका भी जिक्र चौधरी फवाद साहब ने भी किया था, मैंने भी शॉर्ट ऑर्डर पढ़ा है। इस शॉर्ट ऑर्डर में ऑफ कोर्स आपको अगर कोई भी समझदार हुकूमत होगी तो वो दोबारा ये रिस्क नहीं लेगी, बट इस शॉर्ट ऑर्डर में ये कहीं पर नहीं कहा गया कि एक स्पीकर जो है वो दोबारा रूलिंग नहीं दे सकता इस किस्म की, एग्जैक्टली सेम ऑफ कोर्स नहीं दे सकता, बट लेट्स से आई मीन जस्ट थिंकिंग आउट ऑफ द ब्लू एंड आउट ऑफ द बॉक्स कि आप उस दिन बैठे हुए हैं संडे को, इलेक्शन उसकी नो कॉन्फिडेंस वोटिंग कॉल होती है और स्पीकर नैमली इस चीज़ पर रूलिंग दे देते हैं कि जनाब वो मेंबरान जो पीटीआई को छोड़ के गए हैं मेरी नज़र में 63A1 में डिफेक्टेड हैं और मैं उनके वोट्स डिस्कार्ड करता हूं, तो ऑफ कोर्स मैटर विल वंस अगेन कम बिफोर द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये ज़रूर कहा है कि आपने 9 को इलेक्शन करवाना है, बट ये नहीं बताया कि आपने इलेक्शन किस तरह करवाना है, नंबर 1। नंबर 2 बात यह है कि मेरी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक मुद्दबाना गुजारिश भी है कि अगर हम 4 दिन के अंदर, जो कि बड़ी अच्छी बात है, एक आईनी बहरान को ख़त्म किया, स्पीकर्स रूलिंग पे मुझे भी कानून पता लग गया और हमारी रहनुमाई हुई फॉर द टाइम्स टू कम, तो 63A1 पे भी तो टोटल 1 घंटे का केस है ना जी, वो भी हमने ओपिनियन गवर्नमेंट ने भेजा हुआ है, तो उस ओपिनियन को भी दे दें अगर साथ ही, और ये भी पता लग जाए कि अगर इन मेंबर्स को वोट करने की इजाजत है या नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, ये मेंबर्स हो सकता है ऑलरेडी डिफेक्ट कर चुके हों, तो आपको शायद 9th को ये करना ही ना पड़ता या ये चीज़ होती ना, या हो सकता है तीसरा ऑप्शन के वो भी वोट कर सकते हैं। हमारे लिए क्लैरिटी आ जाती है। लेट से 9th को नो कॉन्फिडेंस सक्सीड कर जाता है, नई गवर्नमेंट आ जाती है, नया प्राइम मिनिस्टर आ जाता है और 4 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है कि 63A1 में जो लोग हैं वो सारे के सारे डिफेक्टेड थे, वो तो वोट ही नहीं कर सकते थे, तो क्या हम फिर दोबारा वापस सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? मेरा सवाल ये है कि ये 3-4 चीज़ें जो हैं जिसका बारहा इजहार किया है डिफरेंट प्रोग्राम्स पे, कि आप उनको इकट्ठे फैसला कर देते। 63A1 में तो ऐसा कोई रिकॉर्ड एग्जामिन भी नहीं करना, इट इज सिंपली अ क्वेश्चन। या अगर ये भी कह देते हैं, मैं एतजाज एहसन साहब ने भी बैरिस्टर जी बिल्कुल जी बैरिस्टर साहब एतजाज एहसन साहब ने भी ज्वाइन किया, मेरे साथ ही रहें, जरा बैरिस्टर एतजाज एहसन साहब क्विक हम कमेंट ले लें। बैरिस्टर एतजाज एहसन साहब, यहाँ तो फैसला हमारे सामने आ चुका, उस पर बड़ी बहस हो चुकी है, लेकिन क्या अभी स्पीकर जो 63A है उस पर सुप्रीम कोर्ट ने 15-20 दिन तक उसको रखा, लेकिन उस पर कोई फैसला सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दिया अपना, तो अभी आप समझते हैं कि उसके ऊपर तो फैसला नहीं आया, लेकिन इसके ऊपर फैसला आ गया है। अब जब दोबारा वोटिंग होगी तो वो जो लोग हैं उनका क्या स्टेटस होगा? क्या उनको स्पीकर जो है नल एंड वॉइड कर सकता? नहीं, वो नहीं कर सकता। ये मैं आपको अर्ज कर दूं, ये जरा गलत फहमी है। वो जब उस वक्त तक मेंबर हैं, उस वक्त तक मेंबर हैं, ही विल सीज टू होल्ड ऑफिस व्हेन द इलेक्शन कमीशन डिसाइड्स द मैटर। यानी पहले वो वोट कास्ट करेगा अगेंस्ट द पार्टी डिसीजन। जब तक उसने वोट कास्ट नहीं किया हुआ उसको कोई नहीं मेंबरशिप से हरा सकता, ना वोट देने से उसको रोक सकता। वो अगर वोट कास्ट कर लेता है
उसके बाद जो पार्टी हेड है वो उसको शो कॉज नोटिस देगा कि तुमने क्यों वोट कास्ट किया अगेंस्ट दी पार्टी डिसीजन। वो एक्सप्लेनेशन दे ना सके ना दे सके, पार्टी हेड सेटिस्फाइड नहीं होता तो वो पार्टी हेड वो डिक्लेरेशन भेज देगा टू दी इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर फिर बुलाएगा सारी इलेक्शन कमीशन को, पांचों मेंबर बैठेंगे और बुलाएंगे उस और नोटिस देंगे उस मेंबर मुतज़क्किरा मेंबर को। मेंबर मुतज़क्किरा अगर सेटिस्फाई कर लेता है कि मेरी तो टांगे टूटी हुई थी, मेरा तो एक्सीडेंट हो गया था और मैं तो कोमा में पड़ा हुआ था उस वक्त अस्पताल में, तो मैं तो कर ही नहीं सकता था या कोई और वजह, तो अगर उससे चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन नहीं होती सेटिस्फाइड तो वो उसको डिसीट करेंगे, वो फैसला देंगे अपहोल्डिंग द डिक्लेरेशन ऑफ द पार्टी हेड। बैरिस्टर साहब आप जो इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं आईन पाकिस्तान की, बैरिस्टर साहब सर जो आप इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं उसके एतबार से तो डिसीजन फिर पार्टी हेड का नहीं है बल्कि फाइनल डिसीजन जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का है। लेकिन आइन को पढ़ते हैं, उसकी बेयर रीडिंग जो करते हैं उससे तो ये मफहूम नहीं निकलता सर, उससे तो यही मफहूम निकलता है कि पार्टी हेड का फाइनल फैसला होगा और डीसीटिंग जो है वो इलेक्शन कमीशन ने करनी है। नहीं वो आप पढ़े, वो पार्टी हेड के फैसले को कंफर्म लफ्ज है कंफर्म करेगा इलेक्शन कमिश्नर, तो उसी का ही हो गया ना फाइनल फैसला। और वो लिखा हुआ है कि अपॉन दैट फाइनल फैसला, अच्छा अपॉन दैट कन्फर्मेशन विल बी एक सवाल मेंबर विल लूज विल सीज टू बी अ मेंबर। तो उस वक्त तक वो मेंबर है, वो कमेटीज में भी हिस्सा ले सकता है, वो पार्लियामेंट में भी जा सकता है, वो डिबेट में भी हिस्सा ले सकता है। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अभी तो उसने वोट ही नहीं दिया ना, अभी तो वोट ही नहीं दिया, जुर्म किया ही नहीं उसने। सवाल पूछना चाहता हूं। अच्छा एक सवाल एतजाज हसन साहब, ये जो आप बात कर रहे हैं एग्जैक्टली आज ये शॉर्ट ऑर्डर में भी मेंशन किया गया है कि अटॉर्नी जनरल ने अश्योरेंस कराई है ऑन बिहाफ ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट, और ये लिखा है इस ऑर्डर में भी कि कोई इंटरफेयर नहीं किया जाएगा, किसी मेंबर को रोका नहीं जाएगा नेशनल असेंबली जाने से और उनको वोट कास्ट करने से। However, उसमें जिक्र है कि however it is clarified that nothing in this short order shall affect the operation of Article 63A of the Constitution, वो जो भी उसके consequences हो। जी आज के ऑर्डर में। लेकिन एतजाज साहब सवाल ये है कि अच्छा मैं अगर ये पूछ सकूं आपसे कि अभी भी क्या कोई ऐसे कुछ उनके पास ऑप्शंस हैं हुकूमत के पास, वजीर आजम के पास स्पेसिफिकली, कि जिससे वो अभी भी बच सकते हैं इस तहरीक अदम एतमाद से? क्योंकि आज भी इस वक्त भी तमाम लोग जो है पीटीआई के वो क्लेम कर रहे हैं कि अभी तो और बड़े हमारे पास कार्ड्स हैं, तो लीगली कुछ है उनके हाथ में अभी भी? मेरे ख्याल में तो कार्ड पहला भी नहीं था। आई वॉज टोटली सरप्राइज, इतना सरप्राइज हुआ जो मैंने कहा उन्होंने चिक्का मार के ग्राउंड से बाहर ही बॉल भेज दिया। बट मैं समझता हूँ ये उनको गलत एडवाइस दी जा रही है। ही शुड सिट इन द ऑपोजिशन एंड टेक ऑन द गवर्नमेंट, बी द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इन पार्लियामेंट। जितनी देर गवर्नमेंट रहती है वो तो वक्त ही अब ऑपोजिशन का आना है। जो भी ऑपोजिशन होगा, तो महंगाई रहनी है और रूस और यूक्रेन की जंग की वजह से गंदम की भी रहनी है, प्राइस बढ़ते रहने, और तेल की भी मफकूद होते रहना है और प्राइस बढ़ती रहनी है, और बड़े मसाइल हैं। और वो बंदा इस वक्त तो होना ही बंदा ऑपोजिशन में चाहिए। इसलिए तो मैं एज अ पार्लियामेंटेरियन आई वुड प्रेफर टू बी इन द ऑपोजिशन टुडे देन इन द गवर्नमेंट। चौधरी साहब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है जी। सर मैं अहमद पंसोता अर्ज कर रहा हूँ जी। मेरा आपसे एक सवाल है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो प्रोसीडिंग्स ली थी और शुरू की थी, तो सुप्रीम कोर्ट के पास एक एडवाइजरी ओपिनियन भी पेंडिंग था, और उस एडवाइजरी ओपिनियन पे गवर्नमेंट का व्यू ये है कि शायद 63(1) की इंटरप्रिटेशन डिफरेंट है, राइटली और रॉन्गली। सवाल ये कि सुप्रीम कोर्ट उसको भी इसके साथ मिलाकर फैसला नहीं करना चाहिए था, या एटलीस्ट इन द नेक्स्ट फ्यू डेज कर देती ताकि ये वोटिंग का इशू वंस फॉर ऑल सेटल हो जाता? हाँ ये हो सकता था, ये हो सकता था, ये आप दुरुस्त फरमा, ये मुमकिन था और करना चाहिए भी था सुप्रीम कोर्ट को। इससे रिलेटेड इस प्रोसेस करना चाहिए भी था, यानी वो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस है। हाँ हाँ
बोले। हाँ, ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। बैरिस्टर पंसोता आपने उठाया, अगर यासीन आज़ाद साहब हमारे साथ हैं तो मैं उनकी तरफ भी जा सकता हूं अगर यासीन आज़ाद साहब हमारे साथ। यासीन आज़ाद साहब, ये जो सवाल अहमद पंसोता ने उठाया कि एक प्रेसिडेंशियल रेफरेंस था, एक एडवाइस मांगी गई थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बहुत पहले, कई हफ्ते पहले मांगी गई थी, उस पर 2-3 दफ़ा प्रोसीडिंग्स भी हुई, सुप्रीम कोर्ट ने गुरेज किया उसमें घुसने से 63(1)(a) के हवाले से, और एतजाज़ अहसन साहब ने भी इससे एग्री किया कि सुप्रीम कोर्ट को चाहिए था कि उसका भी फैसला कर देते। सुप्रीम कोर्ट ने शॉर्ट ऑर्डर में लिखा है कि नथिंग स्टॉप्स द ऑपरेशन ऑफ द 63(1)(a), लेकिन उसकी वजाहत नहीं की है। इसको कैसे आप हमें हमारी रहनुमाई करें कि क्या वजह है, क्या थिंकिंग है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की? सर एक्चुअली प्रेसिडेंट साहब का जो रेफरेंस था उसका शुरू से मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि ये रेफरेंस जो भेजा गया ये बदनीयती पे भेजा गया, और पहले दिन ही मेरा कहना यह था कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान को इस रेफरेंस को इसलिए वापस कर देना चाहिए था क्योंकि आइन के आर्टिकल 63(1)(f) के जिस तरह के अभी एतजाज़ हसन साहब ने डिटेल से बात की है, मैं सिर्फ एक जुमला उसमें इजाफा करना चाहता हूँ, वो ये कि अगर कोई पार्टी का आदमी अपनी पार्टी वफादारी से हट कर कहीं वोट देता है तो प्रोसीजर सारा उन्होंने आपको बता दिया, लेकिन मैं आगे ये बात कहता हूँ कि वो मेंबर जो किसी दूसरी पार्टी के आदमी को वोट देगा वो पार्टी ऐड के बाद जब इलेक्शन कमीशन के पास मामला जाएगा तो 1 महीने के अंदर अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उसका फ़ैसला करना है। अब उसके बाद लोगों का ये है, कहना यह है कि वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा 5 साल के लिए या 10 साल के लिए। मेरे नज़दीक वो टोटली गलत है। सिर्फ वो डी सीट होगा, जिस सीट पे वो इलेक्शन जीत के आया वहाँ से जाएगा, लेकिन इलेक्शन लड़ने पर उसकी पर किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं होगी। अब जो रेफरेंस सदर पाकिस्तान ने भेजा, सदर पाकिस्तान ने यही ओपिनियन लिया जब आइन के अंदर एक वाज़ह प्रोविजन मौजूद है और तरीक़ाकार दिया गया है तो उस रेफरेंस को भेजने से पहले गवर्नमेंट को खुद सोचना चाहिए था कि जब हमारा दस्तूर क्लियर है इस मामले में तो उसमें राय लेने की ज़रूरत नहीं थी। तो मेरा अपना ज़ाती पॉइंट ऑफ व्यू यह है कि मुमकिन है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने मुनासिब नहीं समझा हो कि इस स्टेज पे इस मामले को टेकअप किया जाए, लेकिन उस रेफरेंस को हर हालत में मुझे उम्मीद है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट को वापस करेंगे कि और इस जजमेंट के अंदर, डिटेल जजमेंट के अंदर 63(1)(f) के मतलब मुमकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कोई अपनी फाइंडिंग दे। लेकिन ये बात तय हो गई कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आज के जजमेंट के बाद ये बात तय है कि जो आदमी भी वोट देगा उसको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा, बल्कि आइन के अंदर जो पूरा प्रोसीजर दिया गया है वो पार्टी अडॉप्ट करेगा। आपको याद होगा कि सेनेट के जब 14 आदमी, 64 आदमी, यासीन आज़ाद साहब, जो आई वांट टू मेक अ कमेंट। यासीन जी यासीन आज़ाद साहब, आप माशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट रह चुके हैं और पाकिस्तान की जो सियासी और कानूनी और कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री है उससे आपसे ज़्यादा कौन वाकिफ़ हो सकता है। 1993 से अब तक 30 बरस में इस इशू के हवाले से बहुत बहस हो चुकी है। तहरीक इंसाफ तो मारज़ वजूद में नहीं आई थी जब से ये इशू हॉर्स ट्रेडिंग का, पैसे खरीदने का, छांगा मांगा का, सवात का, मरी का चल रहा है। इस दफ़ा भी सिंध हाउस के अंदर लोगों को रखा गया, सेनेट के इलेक्शंस में क्या वो हमेशा इल्ज़ाम लगा करोड़ों रुपए का। तो आप समझते हैं कि कानून जो है आइन का वो तो बड़ा कमज़ोर है, जो आप इसकी तशरीह कर रहे हैं कि वो डिस्क्वालीफाई होगा, सीट से एक दफ़ा जाएगा, इसका मतलब है कि उसने दूसरी किसी जमात से पैसे ले लिए हैं, उनकी टिकट ले ली है, वो फिर इलेक्ट्रो के वापस आ जाएगा। ये तो फिर ना करने वाली बात हुई। ये तो बेसिकली ये हुआ कि बहुत ही कमज़ोर किस्म का, इखलाकी तौर पर तो आईन पाकिस्तान बड़ा ही कमज़ोर साबित हो रहा है सर यहाँ पे। देखें सर, जहाँ तक 62-63 का ताल्लुक है, मैं दस्तूर के इस हिस्से से इसलिए इत्फाक नहीं करता कि ये जनरल ज़िया के दौर में ये जो है ना आर्टिकल बढ़ाए गए, और मेरे नज़दीक डिक्टेटर की कोई भी अमेंडमेंट अगर आइन के अंदर है तो हमारी हुकूमतें जो माजी में आई हैं उनको इन चीज़ों को ख़त्म कर देना चाहिए था, अमेंड कर देना चाहिए था। बहुत शुक्रिया। वक्त बिल्कुल अहमद पंसोता, बहुत ही इंटरेस्टिंग आप रहे हैं, बहुत बड़ी ये ट्रांसमिशन थी, इतने ज़्यादा लोगों ने इस ट्रांसमिशन में हमारे साथ पार्टिसिपेट किया कि सबका इनफरादी तौर पर शुक्रिया अदा करना मुमकिन नहीं है। ये ट्रांसमिशन आपने देखी, बहुत हिस्टोरिक फैसला कर दिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। ना सिर्फ ये कि उन्होंने स्पीकर की रूलिंग को कलअदम करार दिया, नेशनल असम्बली को बहाल कर दिया और इलेक्शन का राइट जो है वो नहीं दिया। पाकिस्तानी सियासत पे इसके असरात क्या मुरतब होंगे, दूर रस वो आने वाला वक्त ही साबित करेगा। आज इतना ही, फिर बहुत शुक्रिया, थैंक यू।